नमस्कार। जो राम मंदिर आज हमारे पूरे भारतवर्ष में मीडिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है, उसके इतिहास की कहानी से कुछ ऐसे भी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो हम सभी भारतीयों को शर्मिंदा करती है। आज जो बीजेपी इस राम मंदिर के मुद्दे से पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है, उस बीजेपी के ऊपर ही कुछ ऐसे आरोप लगते हैं जो इस शर्मिंदगी के मुद्दे में कहीं न कहीं शामिल है। 2002 के इस मुद्दे ने पूरे देश को बताया कि आखिर हैवानियत क्या होती है, कैसे दो धर्मों की लड़ाई में हजारों मासूम इसमें पिस जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो केस की। बिल्किस जिसने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप को इंसाफ पाने में लगा दिया, और इंसाफ मिलने के बाद भी हमारे देश के सत्ता में बैठे लोगों ने ये साफ तौर से बता दिया कि आखिर कोई व्यक्ति किसी के रेप का दोषी हो या दर्जनों मर्डर का दोषी हो, अगर वो सरकार के काम आ सकता है तो उसके ऊपर सारी कार्रवाई बंद कराई जा सकती है और उसकी सजा कभी भी खत्म कराई जा सकती है। आज हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया सजा को सत्ता में बैठे सरकारों ने किस तरह उस केस को मैनिपुलेट किया और लोगों के सजा को आसानी से खत्म करवा दिया, क्योंकि उन अपराधियों से सत्ता में बैठे सरकार का कहीं ना कहीं मुनाफा हो सकता था। बिल्किस बानो केस में जिन 11 लोगों को दोषी करार दिया जाता है, उन्हें गुजरात के बीजेपी सरकार ने अपने फायदे के लिए इलेक्शन से पहले फूल मालाओं के साथ और मुंह मीठा कराते हुए जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस केस को हमें बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर बिल्किस हमारे घर की बेटी होती तो हम आज ऐसे ही उस केस को कहानियों की तरह सुन के खत्म कर देते जैसे आज हम कर रहे हैं। ये सवाल आज हर उस व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाता है जो ये सारा मामला देखने के बाद भी चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ है। इतने सोशल मीडिया के दौर में भी सरकार से एक सवाल नहीं पूछ रहा कि आखिर हमारे देश में ये क्या हो रहा है। कैसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर रेप का केस लगता है और दर्जनों मर्डर का केस लगता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस केस को सिद्ध भी कर दिया जाता है, फिर भी कैसे वो व्यक्ति आज हम सभी के बीच आजादी पूर्वक घूम पा रहा है। क्या हम आज इतने अंधे हो चुके हैं कि सत्ता में बैठे सरकारों के द्वारा कुछ भी करने पर भी उनसे एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। और आज हमारे देश के लोगों का हाल इसलिए है क्योंकि मीडिया के द्वारा इस तरह का माहौल बनाया गया है कि आज कहीं हम सरकार के विरुद्ध चले गए तो लोगों को लगता है कहीं हम देश के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं या हम अपने धर्म के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं। और हाँ, आप इन सभी बातों से हमें बीजेपी या मोदी का विरोधी न समझे, क्योंकि मीडिया के द्वारा सत्ता में बैठे सरकारों का प्रोटेक्शन करना हमारे देश के हित में कहीं भी नहीं है। इस चीज से हम अपने देश को बचाने के लिए हम सभी भारतीयों को साथ आकर कहीं न कहीं सरकार से सवाल पूछना ही पड़ेगा। और हम सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे देश में किसी सरकार के द्वारा कोई भी चीज किया जा रहा है जो कि हमें पसंद नहीं है तो हम खुलकर उसका विरोध जरूर कर सकते हैं। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार के द्वारा जिन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था, उन सभी को एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सख्त हिदायत दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द वो प्रस्तुत हो। ये वही 11 लोग हैं जो 3 मार्च 2002 को गुजरात के दाहोद जिले के रणधीरपुर गांव में बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार किया था। इन 11 लोगों को आरोपी कैसे सिद्ध किया गया, इसे समझने के लिए हमें बिल्किस बानो केस की गहराई तक समझने की जरूरत है। 27 फरवरी 2002 के दिन गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दिया जाता है। इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे दर्जनों कार्य सेवक और राम भक्त मौजूद थे। इस अगजनी में बच्चों और महिलाओं समेत 5 दर्जन लोग जलकर राख हो जाते हैं। इस घटना के तुरंत बाद ही गुजरात के कई सारे इलाकों में सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं। इस हिंसे को देखकर गुजरात के रणधीरपुर में रहने वाली बिल्किस बानो ने अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़ना सही समझा। बिल्किस अपने परिवार के 17 लोगों के साथ इस दंगे से बचते हुए निकल रही थी। तब उसके साथ उसकी 3 महीना की बेटी और बिल्किस बानो खुद 5 महीने की गर्भावस्था में भी थी। चार्जशीट के मुताबिक 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के परिवार के ऊपर 30 लोगों के द्वारा लाठी और तलवार के साथ हमला कर दिया जाता है। इस 30 लोगों के भीड़ में वो 11 लोग भी शामिल थे जिस 11 लोगों की रिहाई की चर्चा हम आज कर रहे हैं। इस हमला में इन 11 लोगों ने बिल्किस की मां और 3 अन्य औरतों के साथ बारी बारी से रेप किया है। बिल्किस के 3 साल की बेटी की भी हत्या कर दी जाती है और साथ ही बिल्किस के जो 5 महीने की गर्भावस्था थी उसे भी हत्या कर दी जाती है। इस हमला में बिल्किस के परिवार के 17 लोगों में से 8 लोगों की जान चली जाती है। 6 लोग वहां से गायब मिलते हैं। बिल्किस, उसके साथ का एक पुरुष और एक 3 साल की अन्य बच्ची वहां पे जिंदा पाई जाती है। इस सामूहिक हैवानियत के बाद बिल्किस बेहोश हो जाती है। जब 3 घंटे बाद उसे होश आता है तो वो आसपास के लोगों से कपड़े मांगकर अपना बदन ढकती है और होमगार्ड के जवान के साथ जाकर पास के लीमखेड़ा थाने में अपना केस दर्ज करवाती है। पहले इस केस को लिखने से मना कर दिया जाता है, फिर कैसे भी तोड़ मरोड़ कर इस केस को अपराधियों को बचाते हुए लिखा जाता है। इस केस को तोड़ मरोड़ कर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बिल्किस पढ़ी लिखी नहीं थी और बिल्किस के इस केस को लिखने के बाद बिल्किस से उस पर अंगूठा का निशान ले लिया जाता है। इस केस को 2002 में सबूत के अभाव का बहाना देते हुए इसकी जांच बंद कर दी जाती है। लोगों के हंगामा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई के द्वारा इस केस की फिर से जांच शुरू कर दी जाती है। इस केस के सीबीआई जांच होने के बाद 2008 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के द्वारा इन 11 लोगों को ऊपर आरोप सिद्ध किया जाता है और इन्हें रेप और दर्जनों की हत्या के मामले में
उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 2008 में इन 11 लोगों को अपराधी साबित होने के बाद 2022 में गुजरात सरकार के द्वारा इस केस को मैनिपुलेट करके उन 11 दोषियों को फूल मालाओं के साथ जेल से बाहर निकाल लिया जाता है। गुजरात के बीजेपी सरकार को अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात सरकार को फटकार लगाई जाती है और जल्द से जल्द इन 11 अपराधियों को 2 हफ्ते के अंदर प्रस्तुत होने की हिदायत दी जाती है। इस केस में गुजरात की बीजेपी सरकार कैसे इन्वॉल्व है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2022 में इन 11 लोगों को जेल से निकलने के बाद ज्यादातर लोग गुजरात के बीजेपी सरकार के चुनावी रैली में पाए जाते हैं और इन लोगों को निकालने के लिए जो 9 लोगों की कमेटी बनाई गई थी उसमें 5 लोग बीजेपी से ही शामिल थे। इस सभी सिनेरियो को देखते हुए क्या हम समझे कि बीजेपी सरकार कहीं न कहीं इन अपराधियों के साथ लेती नजर आ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो सेंटर में बैठे बीजेपी सरकार के द्वारा गुजरात सरकार के ऐसे कदमों पर प्रश्न क्यों नहीं खड़े किए गए? कैसे हमारे देश में किसी मासूम के पूरे परिवार को मार दिया जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर भी वो अपराधी आसानी से हमारे देश में घूम पा रहे हैं? गुजरात सरकार के अपने इस मनमर्जी कदम से आप क्या समझते हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं और अपने देश में कानून की रक्षा के लिए एक सख्त कदम जरूर उठाएं। धन्यवाद।